हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले हमने इकोनॉमिक ज्योग्राफी की एक और पहले वीडियो बनाई थी, जिसके अंदर हमने उसका नेचर और स्कोप देखा था। और दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम आर्थिक भूगोल की शाखाओं को देखेंगे, अन्य विषयों के साथ आर्थिक भूगोल का संबंध है उसको देखेंगे, आर्थिक भूगोल के जो उपागम है, अप्रोच है, उनको देखेंगे, और आर्थिक भूगोल का महत्व क्या है उस चीज़ को हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं आर्थिक भूगोल का। भूगोल को मुख्य रूप से दो शाखाओं के अंदर विभाजित किया हुआ है। पहला है भौतिक भूगोल और दूसरा है मानव भूगोल। मानव भूगोल की बहुत सारी शाखाएं हैं, जिसमें से एक है आर्थिक भूगोल। इसी को आज हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आर्थिक भूगोल मानव भूगोल की एक उपशाखा है, जिसके अंतर्गत मानव की आर्थिक क्रियाओं व उसके वितरण और प्रकृति परिस्थितियों के साथ मानव के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। आर्थिक भूगोल का आरंभ 19वीं शताब्दी में किया गया और 20वीं शताब्दी के मध्य तक इसके उद्देश्य व विषय क्षेत्र में काफ़ी विस्तार हो चुका था, जो कि निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। दोस्तों, ये आर्थिक भूगोल के कुछ अन्य नाम हैं, जैसे इंग्लिश में आर्थिक भूगोल को जियो इकोनॉमिक्स, इकोनो जियोग्राफी व जियोनॉमिक्स कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने मेन टॉपिक की। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं आर्थिक भूगोल की शाखाएं। वर्तमान में आर्थिक भूगोल की अनेक शाखाएं हैं, जैसे संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, परिवहन भूगोल इत्यादि। बहुत सारी इसकी शाखाएं हैं और सुविधा की दृष्टि से आर्थिक भूगोल की मुख्य 3 शाखाओं को लिया जाता है। सबसे पहले देखते हैं कृषि भूगोल, इसकी पहली शाखा को। इसमें हम कृषि से संबंधित संभव दशाओं का अध्ययन करते हैं, जो कृषि कार्य को प्रभावित करती है। यानी कि इस शाखा के अंदर हम कृषि से संबंधित व उसके वितरण और मानव के द्वारा कृषि के ऊपर पड़ने वाले प्रभाव को हम इसके के अंदर देखते हैं। ठीक है दोस्तों। दूसरा है औद्योगिक भूगोल। औद्योगिक भूगोल वन, कृषि तथा खनन से सीधा संबंध रखते हैं और इनसे संबंधी सभी समस्याओं का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। इसके बाद दोस्तों वाणिज्य भूगोल आता है। इस भूगोल का कोई अपना अस्तित्व नहीं है, बल्कि यह कृषि व औद्योगिक भूगोल द्वारा ही विकसित होता है। यानी कि जो वाणिज्य भूगोल है उसका खुद का कोई अस्तित्व ना होकर, जैसे जैसे कृषि भूगोल और औद्योगिक भूगोल का विस्तार होता है, तो वैसे वैसे वाणिज्य भूगोल का भी विस्तार होता है और वाणिज्य भूगोल का वर्णन इसके अंतर्गत किया जाता है। इसके अंतर्गत विदेशी व्यापार, संदेश वाहन, व्यापारी केंद्र, बंदरगाह इत्यादि का विकास आदि को सब देखते हैं। अब दोस्तों हम देखते हैं कि आर्थिक भूगोल है उसका अन्य जो विज्ञान, अन्य विषय है, उनके साथ संबंध किस प्रकार से है। आर्थिक भूगोल व अर्थशास्त्र। ठीक है, अर्थशास्त्र में वस्तुओं के उत्पादन, वितरण तथा उपभोग का अध्ययन होता है, जबकि आर्थिक भूगोल में इन आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन प्राकृतिक वातावरण के संदर्भ में किया जाता है। आर्थिक भूगोल की दृष्टिकोण वैज्ञानिक होती है, अर्थशास्त्र का दृष्टिकोण समस्या मूलक होता है। ठीक है, यानी कि अर्थशास्त्र को हम पूंजी शास्त्र भी कह सकते हैं दोस्तों। जो अर्थशास्त्र है वो किसी वस्तु के उत्पाद, वितरण और उपभोग पर अधिक बल देता है, जबकि जो आर्थिक भूगोल है वो उन सभी चीज़ों को आर्थिक भूगोल के अंदर भी देखा जाता है, पर उन सभी चीज़ों को प्राकृतिक वातावरण में रहते हुए उसके संदर्भ में ही इन सब चीज़ों को देखा जाता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं आर्थिक भूगोल और राजनीतिक शास्त्र। विश्व के कई देशों में राजनीतिक विवादों का मूल आधार आर्थिक समस्याएं होती है। किसी भी देश की राजनीति वहाँ की अर्थव्यवस्था पर आधारित होती है तथा वहाँ की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। और जो आर्थिक भूगोल है उसके अंदर सभी प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ा जाता है और अर्थव्यवस्था से जुड़े सभी संबंधों को उसके अंदर देखा जाता है, जो कि
यदि आर्थिक भूगोल का विकास होगा तो उसके अंदर देश का विकास होगा, देश के संसाधनों का विकास होगा, और देश के संसाधनों आदि का विकास होगा तो उसके अंदर राजनीतिक शास्त्र का भी विकास होगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं आर्थिक भूगोल और इतिहास। भूगोल दोस्तों स्थान का विज्ञान है और इतिहास समय का विज्ञान है। ठीक है, किसी भी स्थान का आर्थिक विकास वहाँ के अंतिम अतीत घटनाक्रम पर ही आधारित होता है। यानी कि आज जिस स्थान पे कोई विकास है उसका सीधा सीधा संबंध उसके अतीत से है। जैसे कोई भी जो कोई भी सभ्यता है वो नदी के किनारे पे बसी हुई है, तो और उस हजारों करोड़ों साल पहले भी हजारों करोड़ों साल बाद भी यदि वहाँ पे कोई विकास होता है तो उसका सीधा संबंध ही उसके इतिहास यानी कि उसकी सभ्यता को जब जन्म हुआ उसकी सभ्यता का तब से ही उसका जो विकास है वो माना जाता है, और उसका सीधा सीधा संबंध इतिहास से ही माना जाता है। ठीक है, मनुष्य की वर्तमान आर्थिक क्रियाओं तथा भविष्य की योजनाओं के लिए भूतकाल का ज्ञान होना जरूरी है। यानी कि जो हम भविष्य के लिए अपनी योजनाएं बनाते हैं उसके लिए दोस्तों हमें इतिहास को समझना, इतिहास को जानना पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बिना इतिहास को समझे हम भविष्य की कल्पना नहीं कर सकते, और भविष्य वर्तमान समय की हम उसके अंदर जो क्या बोलते हैं उसको योजनाएं हम नहीं बना सकते। ठीक है, इसके बाद देखते हैं दोस्तों आर्थिक भूगोल और मानव भूगोल। मानव भूगोल में किसी प्रदेश के निवासी का हर एक प्रकार से अध्ययन किया जाता है। उसके जैसे उनका रहना, मनुष्य का दोस्तों मानव भूगोल में मानव को केंद्र बिंदु में केंद्र के अंदर रखा जाता है, और उस मानव का रहन सहन, खान पान इत्यादि ये सभी पहलुओं को देखा जाता है, और आर्थिक भूगोल के अंदर मानव की आर्थिक क्रियाओं आदि को समझा जाता है। तो ये दोनों जो भूगोल है वे आपस में बहुत गहरा संबंध रखते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं दोस्तों आर्थिक भूगोल का महत्व क्या है। यह एक गत्यात्मक विषय है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो आर्थिक भूगोल है वो एक गत्यात्मक विषय है। ठीक है, ये हमने पहले भी देख लिया है, जिससे इसका महत्व बढ़ता रहा है। विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक भूगोल का महत्व इस प्रकार है। कृषि क्षेत्र में आर्थिक भूगोल का महत्व। आर्थिक भूगोल से एक किसान को अलग अलग स्थानों की मिट्टी, पानी, जलवायु आदि का ज्ञान होता है। कहाँ पर कौन सी जलवायु होती है इस चीज़ का ज्ञान होता है। कौन सी मिट्टी में कौन सी खाद अधिक डलेगी, कहाँ पर उत्पादन ज़्यादा होगा, उत्पाद ज़्यादा होगा इत्यादि का ये सब जो है हमें आर्थिक भूगोल से किसी किसान को आदि को पता चलता है। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं उद्योग क्षेत्र में आर्थिक भूगोल का महत्व। इस क्षेत्र में एक उद्योगपति को आर्थिक भूगोल से ये ज्ञान होता है कि सस्ता कच्चा माल आदि कहाँ मिलेगा, किस स्थान पर उद्योग चलेगा, कहाँ मुनाफा अधिक होगा, बाजार केंद्र कहाँ अधिक होंगे, कच्चे माल की सुविधा कहाँ पर उपयोगी होगी, उसको जो उद्योग जिस उद्योग की कोई उद्योगपति शुरुआत कर रहा है वो उद्योग उसे कहाँ लगाना चाहिए। इस तरह की सभी चीज़ों का अध्ययन है, वो ज्ञान है, वो उसको आर्थिक भूगोल से होता है। मजदूरों के लिए आर्थिक भूगोल का महत्व। इससे मजदूरों को यह ज्ञान होता है कि किस क्षेत्र में मजदूरों की आवश्यकता है, यानी कि किस उद्योग में मजदूरों की आवश्यकता अधिक है, कहाँ कृषि अधिक है, कहाँ पर उद्योग अधिक है, कहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है, और कहाँ पर उनको अधिक से अधिक धन की प्राप्ति हो सकती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं व्यापारियों के लिए आर्थिक भूगोल में महत्व, यानी कि व्यापारियों का किस प्रकार से आर्थिक भूगोल से महत्व होता है, लाभ होता है। किसी क्षेत्र में किसी वस्तु या माल की कमी हो और किसी क्षेत्र में वही वस्तु अधिक हो, यदि व्यापारियों को इस बात का पता होगा तो वह उसकी पूर्ति आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, राजनीतिक क्षेत्र में इसका महत्व। इसमें आर्थिक भूगोल की सहायता से ज्ञान होता है कि किस देश की आर्थिक व्यवस्था में क्या दोष है,
विकास किस स्तर पर है और देश की प्रगति में क्या क्या योजनाएं आदि को लाना चाहिए जिससे देश है जो विकास की ओर आगे बढ़ सके। ठीक है। इसके बाद हम दोस्तों देखते हैं अनुसंधान क्षेत्र में आर्थिक भूगोल का महत्व। आर्थिक भूगोल की सहायता से यह ज्ञान होता है कि कृषि, उद्योग, परिवहन आदि किस क्षेत्र में कौन सी समस्याएं आदि अधिक है, जिसका उपाय अनुसंधान कर सकता है। ठीक है। अब देखते हैं नियोजन क्षेत्र में इसका महत्व। इसमें प्रत्येक देश की योजना बनाते समय आर्थिक स्थिति का पता लग जाता है और इत्यादि काम इसके अंदर होते हैं। ठीक है। सुरक्षा क्षेत्र में आर्थिक भूगोल के ज्ञान से किसी भी देश की सैनिक गतिविधियों को नियंत्रण व बनाया जा सकता है तथा आंतरिक सुरक्षा मार्गों, संसाधनों आदि का जानकारी आर्थिक भूगोल से हो सकती है। पर्यटक क्षेत्र में आर्थिक भूगोल का महत्व। अगर किसी देश का वैभव विकास सही होगा तो वहाँ पर्यटक ज़्यादा आएंगे और किसी पर्यटक को देश के वैभव विकास की जानकारी आर्थिक भूगोल से ही हो पाएगी। अब देखते हैं जन संसाधन साधारण के महत्व। जन साधारण के महत्व। आर्थिक भूगोल के अध्ययन से जन साधारण को देशवासियों के रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, रीति रिवाज आदि सब का ज्ञान होता है। ठीक है दोस्तों। अब हम देखते हैं आर्थिक भूगोल की अध्ययन की विधियां, यानी कि आर्थिक भूगोल की अप्रोच। आर्थिक भूगोल के अध्ययन के उद्देश्य व वितरण आदि के आधार पर आर्थिक भूगोल को कई विधियों में बांटा जा सकता है और लगभग अलग अलग उपागम के तहत इसका अध्ययन किया जाता है। सबसे पहले इसके अंदर हम देखते हैं क्रमबद्ध उपागम। इसको हम इंग्लिश में सिस्टमैटिक अप्रोच कहते हैं। प्रकरण या वस्तुगत विधि भी इसे कहा जाता है। इस विधि में प्रत्येक वस्तु, घटना आदि का अध्ययन अलग अलग किया जाता है, जैसे चावल, गेहूं, लोहा, कपड़ा, व्यापार इत्यादि को एक एक जो विषय है, वस्तु है, उसको अलग अलग अध्ययन करते हैं। इस विधि को पूर्ण वास्तविक विधि समझा जाता है क्योंकि इसमें एक ही वस्तु आदि पर सारा ध्यान केंद्रित होता है। इस विधि में आर्थिक भूगोल का अध्ययन 3 विधियों में किया जाता है, यानी कि इस विधि के अंदर 3 प्रकार से जो आर्थिक भूगोल का अध्ययन किया जाता है। आर्थिक भूगोल के विभिन्न तत्वों, वस्तुओं, क्रियाओं की भौगोलिक स्थिति एवं वितरण का प्रतिरूप, इन तत्वों, वस्तुओं व क्रियाओं की विशेषताएं, उनका विविध पक्ष तथा उनसे संबंधित प्रक्रियाएं, इन तत्वों, वस्तुओं या क्रियाओं का अन्य प्राकृतिक एवं मानवीय के साथ संबंधों का विश्लेषण, कार्यात्मक संबंध तथा क्षेत्रीय संबंध आदि। इन तरीकों से हम इस विधि का जो अध्ययन है वो कर सकते हैं। इस उपागम को आगे 2 भागों में बांटा जा सकता है, वस्तुपरक उपागम, व्यवसाय परक उपागम। वस्तुपरक उपागम में क्या होता है कि एक वस्तु के ऊपर संपूर्ण जो ध्यान है वो केंद्रित किया जाता है, और व्यवसाय परक में क्या होता है कि किसी व्यवसाय आदि के ऊपर जो आर्थिक क्रियाएं हैं उसमें किसी व्यवसाय को लेकर उसके ऊपर पूर्ण ध्यान है वो केंद्रित किया जाता है और उसका अध्ययन उसमें होता है। इस उपागम में पूरे क्षेत्र या विषय वस्तु आदि को एक इकाई के रूप में देखा जाता है, यानी कि जिस भी वस्तु आदि का इसके अंदर अध्ययन किया जाता है उसको उस संपूर्ण विषय वस्तु को एक इकाई के रूप में देखा जाता है। इस उपागम में विषय वस्तु इकाई छोटी से छोटी व बड़ी से बड़ी हो सकती है। ठीक है। दूसरा है प्रादेशिक उपागम, रीजनल अप्रोच। इस उपागम में विश्व या संपूर्ण अध्ययन क्षेत्र को कुछ प्रदेशों में विभाजित करके विभिन्न आर्थिक तत्वों का भौगोलिक विश्लेषण किया जाता है। इस विधि या उपागम में सामान्य रूप से प्राकृतिक प्रदेशों व राजनीतिक प्रदेशों को आधार बनाया जाता है। भूगोल विषय में आरंभ से ही इस विधि को अपनाया जा रहा है। इस विधि में प्रादेशिक समानताओं व विषमताओं आदि को आधार बनाया जाता है। ठीक है। जो पीटर हैंगेट के अनुसार इस विधि में प्रादेशिक तथा आर्थिक भूगोल का मिश्रण है। ठीक,
इस विधि में किसी प्रदेश आदि की सीमाओं, विस्तार, भौगोलिक परिस्थितियों, जलवायु, मानवीय क्रियाओं तथा आर्थिक भूगोल के अन्य तत्वों का अध्ययन भी किया जाता है। इसमें दोस्तों ओरिजिनल में जो संपूर्ण जो देश या कोई और रीजन लिया जाता है और उसको एक इकाई के रूप में देख के उसका अध्ययन, उसके अंदर जो जो भी चीज़ें विषमताएं, समानताएं, विषमताएं आदि हैं उनको समझा जाता है और उनको अध्ययन किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं हम सैद्धांतिक विधि या प्रिंसिपल अप्रोच। इस विधि या उपागम का अध्ययन किसी भी वस्तु, प्रदेश आदि पर पहले से ही निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर किया जाता है। ठीक है। इस विधि का मुख्य उद्देश्य सिद्धांतों की व्याख्या करना, उनको समझना आदि है। यह विधि विश्व के विभिन्न भागों में होने वाली मानवीय क्रियाओं पर प्राकृतिक पर्यावरण के प्रभाव के अध्ययन पर बल देती है। यह विधि आज के समय में उतनी उपयोगी नहीं मानी जाती क्योंकि इस विधि की सीमा किसी सिद्धांत तक ही सीमित रहती है। जैसे दोस्तों इसमें क्या होता है कि किसी जो विद्वान ने अपना सिद्धांत दिया, उस सिद्धांत के आधार मानकर ही इस विधि का जो आगे है उसको अध्ययन किया जाता है। इस विधि में पूर्ण रूप से विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि जिन सिद्धांतों को इस विधि में आधार बनाया जाता है वो काल्पनिक व कई मान्यताओं पर आधारित होते हैं। जैसे इसके अंदर हम कॉमन एग्जांपल लेते हैं तो दोस्तों इसमें हम वेबर महोदय का कृषि सिद्धांत देख सकते हैं और वेबर महोदय का ही हम इसके अंदर औद्योगिक सिद्धांत देख सकते हैं, उसको आधार मान सकते हैं। ठीक है। और बहुत सारे सिद्धांत हैं जिनको हम इसके अंदर ऊपर इस विधि के अंदर आधार मानते हैं। इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं संसाधन उपयोग उपागम या रिसोर्स यूटिलाइजेशंस अप्रोच। इस विधि में प्रौद्योगिकी के उपयोग को क्षेत्रीय संगठन के आधार के रूप में समझा जाता है। इस विधि में किसी विशेष संसाधन व उसके उपयोग आदि को आधार माना जाता है, यानी कि जिस संसाधन का हम इसके अंदर अध्ययन करते हैं उसको एक इकाई के रूप में देखा जाता है और उसको आधार माना जाता है। उसी संसाधन को केंद्र में रखकर अध्ययन किया जाता है। इसके बाद हम दोस्तों 5वें नंबर पर बात करते हैं तंत्र उपागम की, सिस्टम अप्रोच की। किसी प्रदेश में प्राकृतिक व मानवीय सभी तत्वों की पारस्परिक क्रिया प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप ही उस प्रदेश की वास्तविक प्रतिरूप का निर्माण होता है। इस संपूर्ण घटकों की समीक्षा जिसमें क्रिया प्रतिक्रिया होती है उसे तंत्र कहते हैं। ठीक है। इस तंत्र पर ध्यान केंद्रित करके इस विधि का प्रयोग किया जाता है। वास्तव में तंत्र उपागम या तंत्र विश्लेषण मानव भूगोल के पारिस्थितिक उपागम का ही एक संशोधित नया रूप है जिसे आर्थिक भूगोल में प्रयोग किया जाता है। तो यानी कि दोस्तों ये जो तंत्र उपागम है ये पारिस्थितिक उपागम का ही एक संशोधित रूप है जिसे हम आर्थिक भूगोल के अंदर प्रयोग करते हैं। इसके बाद 6ठे नंबर पर है व्यवहार परक उपागम, बिहेवियरल अप्रोच। इसे आचार परक उपागम भी कहा जाता है। इस उपागम का प्रयोग 1980 के दशक में प्रारंभ किया गया और भूगोल में प्रयुक्त होने वाला यह एक न्यूनतम उपागम है। इस अध्ययन विधि में मानव व्यवहार को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। इस विधि में मानव तथ्यों के विश्लेषण में मनुष्य के व्यक्तिगत तथा सामूहिक व्यवहार को प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों कल्याण परक उपागम, वेलफेयर अप्रोच। भूगोल में यह एक नया उपागम है, यानी कि ये जो कल्याण परक है इसको हाल ही में जो आर्थिक भूगोल के अंदर है इसको जोड़ा गया है। इस उपागम विधि में भौगोलिक अध्ययन का मुख्य उद्देश्य मानव समूह के कल्याण को अधिकतम करना है। यानी कि ये जो उपागम है ये इस बात के ऊपर ध्यान केंद्रित करता है कि किस प्रकार से मानव का कल्याण है वो अधिकतम हो। यह उपागम मानव समाज व उसके पर्यावरण के बीच संबंधों को बल देता है। ठीक है दोस्तों। तो ये दोस्तों हमने 7 अप्रोच देखी आर्थिक भूगोल की और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। दोस्तों इस वीडियो में जो हमने
ये 3 टॉपिक की, यानी कि 3 जो हमने ये टॉपिक किए हैं उस उनके अंदर समझाने जैसा कुछ इतना खास है नहीं। ये आप पढ़ोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। इसमें हमने आर्थिक भूगोल की शाखाएं हैं और जो अन्य विषयों के साथ उनका संबंध, महत्व और इसकी अप्रोच देखी है। ये बिल्कुल ही आसान आसान से टॉपिक फ़िलहाल हम कर रहे हैं, और कोई मुश्किल टॉपिक होगा, समझाने वाला टॉपिक टॉपिक होगा, वो मैं आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा और उम्मीद करूंगा कि आपको वो समझ में भी आए। ठीक है, फिलहाल ये आपके बस पढ़ने के लिए है, इसमें समझाने के लिए कुछ इतना है नहीं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो सही होगी, आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ और इस वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद। It's caught in the crossfire.